नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। दुनिया पहले ही कई मोर्चों पर जंग की आग में जल रही है और अब एक और खतरा एशिया से उठ खड़ा हुआ है। किम जोंग उन ने ऐसा कदम उठाया जिसने कि अमेरिका समेत पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी है। उत्तर कोरिया ने एक नए सुपर पावर यानी सॉलिड फ्यूल मिसाइल इंजन का सफल परीक्षण किया और दावा यह है कि यह तकनीक ऐसी मिसाइलें बना सकती है जो कि सीधे अमेरिका को निशाना बना सके। खुद किम जोंग उन ने उस टेस्ट का निरीक्षण किया और इसे देश की न्यूक्लियर ताकत को और मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम बताया। तो क्या दुनिया एक नए न्यूक्लियर खतरे की तरफ बढ़ती जा रही है? उत्तर कोरिया ने एक बार फिर अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन किया है। सरकारी मीडिया KCNA के मुताबिक देश ने एक हाई कैपेसिटी सॉलिड फ्यूल इंजन का सफल परीक्षण किया। इस इंजन की क्षमता करीब 2500 किलोटन बताई जा रही है, जो पिछले परीक्षण से काफी ज्यादा है। इस टेस्ट को खुद किम जोंग उन ने मॉनिटर किया और इसे रणनीतिक मजबूती की दिशा में बड़ा कदम बताया। सबसे बड़ा खतरा इस नई तकनीक में छिपा है सॉलिड फ्यूल मिसाइलों की सबसे खतरनाक खासियत। इन्हें तुरंत लॉन्च किया जा सकता है, कोई लंबी तैयारी नहीं, कोई ज्यादा चेतावनी नहीं। यही नहीं, ये मिसाइलें MIRV तकनीक से लैस हो सकती है, यानी एक ही मिसाइल कई न्यूक्लियर वॉरहेड्स और हर वॉरहेड अलग अलग टारगेट पर हमला कर सकता है। अधिकतम क्षमता 2500 किलोटन है, 2025 के परीक्षण से काफी ज्यादा। कंपोजिट कार्बन फाइबर सामग्री का उपयोग अमेरिकी रक्षा प्रणालियों को आसानी से चकमा दे सकती है। सॉलिड फ्यूल का फायदा MIRV क्षमता संभव, इसे जल्दी लॉन्च किया जा सकता है। 2 टन या उससे ज्यादा वजन ये ले जा सकती है। न्यूक्लियर वॉरहेड अलग अलग लक्ष्यों पर दागे जा सकते हैं। जंगल और सुरंगों में आसानी से छिपाया जा सकता है। यानी अमेरिकी रक्षा प्रणाली के लिए बड़ा चैलेंज ये परीक्षण ऐसे वक्त पर हुआ है जब किम जोंग उन पहले ही अपने देश को अपरिवर्तनीय परमाणु शक्ति घोषित कर चुके हैं। उन्होंने अमेरिका पर वैश्विक आक्रामकता का आरोप लगाया और साफ कहा ये टेस्ट जरूरी था। यानी एक तरफ चेतावनी, दूसरी तरफ ताकत का प्रदर्शन। दुनिया पहले से ही कई बड़े संघर्षों में उलझी है। मिडिल ईस्ट में तनाव, एशिया में सैन्य गतिविधियां और अब उत्तर कोरिया का ये बड़ा कदम। किम जोंग उन ने अमेरिका को बताया आतंकवादी देश। अमेरिका पर वैश्विक आतंकवाद और आक्रामकता का आरोप। देश अपने परमाणु हथियार कभी नहीं छोड़ेगा। ऐसी ताकतों से निपटने के लिए परमाणु शक्ति ही विकल्प। हम अपना कड़ा रुख जारी रखेंगे, संप्रभुता की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएंगे। नॉर्थ कोरिया दुश्मनों को जवाब देने के लिए तैयार। अमेरिका की आक्रामक नीतियों को जवाब। किम ने सेना को पूर्ण युद्ध के लिए तैयार रखने को कहा। विशेषज्ञ मानते हैं ये सिर्फ एक टेस्ट नहीं बल्कि भविष्य के बड़े खतरे का संकेत है। इससे अमेरिका और उसके सहयोगियों के साथ तनाव और बढ़ सकता है। क्या किम जोंग उनका ये सुपर पावर टेस्ट दुनिया को एक नए न्यूक्लियर संकट की तरफ ले जा रहा है? क्या ये सिर्फ ताकत का प्रदर्शन है या आने वाले बड़े टकराव का ट्रेलर? सबसे बड़ा सवाल, क्या दुनिया एक और खतरनाक हथियारों की दौड़ में फंस रही है? और इसी पर हमसे चर्चा करने के लिए इस वक्त बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं हमारे साथ। रिटायर्ड कर्नल संजीव मलिक, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जायद अनवर जी, जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। और सबसे पहले मैं कर्नल साहब आपका रुख कर रही हूँ, क्योंकि सर जो सिचुएशन हम इस वक्त 3 देशों के बीच में देख रहे हैं, अमेरिका, इजराइल और ईरान, लेकिन अब एक और नए देश का नाम सामने आ रहा है, साउथ कोरिया। और ये कहा जा रहा है कि किम जोंग उन उन्होंने सिर्फ परीक्षण नहीं किया है, सिर्फ टेस्टिंग नहीं हुई है इस मिसाइल की, लेकिन ये आगाह करने का काम उनकी ओर से किया गया। और ये भी बता दिया गया है कि मिसाइल के रेंज सीमित नहीं है। ये बता दिया गया है कि अगर
किम जोंग उन चाहे तो ये निशाना हम सीधे अमेरिका पर भी दाग सकते हैं, और अमेरिका को तो इसी बात का खतरा मंडरा रहा है। कभी वो वेनेजुएला की ओर मुड़ता है, कभी हम देखते हैं कि ग्रीनलैंड का नाम ले रहा है, कभी उसके बाद से वो चला जाता है अटैक करने के लिए ईरान पर, पाकिस्तान का कभी नाम ले रहा है। अब वो कह रहा है कि हम क्यूबा पर अटैक करेंगे। लेकिन साउथ कोरिया की सेंट्री के बाद क्या उम्मीद लगाई जाए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एक और नया मोर्चा जंग का खुलने वाला है? सुरभि जी नमस्कार, और सभी दर्शकों को बहुत सारा नमस्कार। देखिए सुरभि जी, जो नॉर्थ कोरिया ने जो ये आपका जो नया जो मिसाइल का जो सॉलिड फ्यूल प्रोपेलेंट का जो टेस्ट किया है, ये उसके लिए कोई नई बात नहीं है। ये वो पहले भी टेस्ट करता रहा है। खासकर हम देखते हैं कि 2021 के सिनेरियो के बाद उसने कई टेस्ट किए हैं, और ये भी माना जाता है कि उसके पास ऑलरेडी न्यूक्लियर हेड है, और ये कंफर्म माना जाता है कि उसने 5 से 6 न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं, जो कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इंटरनेशनल एटॉमिक जो एनर्जी कमीशन है उसके पास इसका रिकॉर्ड है। ये जो इसमें जो टेस्टिंग चल रही है इस वाले इंजन की, ये एक्चुअली ये टेक्नोलॉजी आ चुकी है कंट्रीज के पास, अमेरिका के पास है, इवन भारत के पास भी आ चुकी है ये, और चाइना के पास है, रशिया के पास है, ब्रिटेन के पास है, और इजराइल के पास है। लेकिन जो नॉर्थ कोरिया इसके पास भी है, अब ये क्या कर रहा है, अपने इस इंजन को और शक्तिशाली बना रहा है। जैसा कि आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि तकरीबन 1900 किलो न्यूटन से लेके और ये 2500 किलो न्यूटन तक इसकी पावर का टेस्ट किया है। ये आगे भी चलता रहेगा, ये इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी और उसकी पावर की क्षमता के अंदर है। इस मिसाइल की खास बात यही होती है कि देखिए क्या होता है, जो कन्वेंशनल लिक्विड फ्यूल मिसाइल्स होती हैं, उनकी प्रॉब्लम यही है कि उनको एनिमी बड़ी आसानी से डिटेक्ट कर लेता है, खासकर ऐसे एडवांस कंट्री जैसे इजराइल और अमेरिका, क्योंकि उनके पास रात दिन इतने सैटेलाइट सिस्टम है कि वो हर चीज की मैपिंग रखते हैं। और जैसे ही, क्योंकि लिक्विड जो प्रोपेलेंट्स हैं मिसाइल्स के, दे टेक अ लॉट ऑफ टाइम, उनके प्रिपरेशन के टाइम लगता है, और उनके क्रायोजेनिक सिग्नेचर्स पकड़ लिए जाते हैं बहुत जल्दी। अब सॉलिड प्रोपेलेंट होने की वजह से इसका क्या है कि एक तो उसको हाइड करना, एक इसके साइजेस उनसे कम हो जाते हैं, क्योंकि जो फ्यूल का आकार है वो एक कंसंट्रेटेड फॉर्म होता है, और कंसंट्रेटेड फॉर्म में होने की जगह हाई कैलोरीफिक वैल्यू होने की वजह से ये जो फ्यूल सॉलिड फ्यूल है इसका स्पेस वॉल्यूम कम होता है, सिग्नेचर्स कम होते हैं। मोर ओवर इनका मेंटेनेंस जो होता है वो बहुत ही एक तरह से उनके कंपैरिजन में कम माना जाता है, कम होता ही है। इनका प्रिपरेशन टाइम बहुत कम होता है, और बहुत सारी पॉइंट्स आपने अपने इंट्रोडक्शन में लिखे, उन सब चीजों को भी शामिल कर ले तो कुल ये माना जाता है कि आज जो ईरान फायर कर रहा है उनमें से ज्यादातर मिसाइल सॉलिड प्रोपेलेंट है। जैसे उनके फतेह 1 है, फतेह 2 है। फतेह 1 2 का उन्होंने 1922 में 2022 में परीक्षण किए थे, एक तरह से उनको क्रेडिबल मान लिया गया था। परीक्षण तो पहले से भी चलते रहे, क्योंकि ईरान का मिसाइल प्रोग्राम 90s का है और उसके बाद से चलता रहा, और यही चिंता इजराइल और अमेरिका को खाई जा रही थी कि खासकर 2000 या 2001 के बाद जो उन्होंने अपने मिसाइल प्रोग्राम को जो थ्रस्ट दिया है, वो थ्रस्ट उनके लिए चिंता का विषय था। और उन्होंने अपने मिसाइल के जो आर्सेनल है, वो जो अपने तर्कश के अंदर विभिन्न मिसाइल को रखा है। तो शुरू में जो उन्होंने लिक्विड प्रोपेलेंट जो मिसाइल फायर की, उसकी वजह से उनकी जो लोकेशन है वो रिवील हो जा रही थी। उसका आंसर है ये सॉलिड प्रोपेलेंट, जिसकी कि उनके पास अलग अलग है, शॉर्ट रेंज है, मीडियम रेंज है, और ये भी माना जाता है कि उनके पास तकरीबन 4000 किलोमीटर की मिसाइल है, जो कि नॉन नहीं है इंटरनेशनल या ओपन सोर्स में। लेकिन आई एम श्योर कि अमेरिका या इजराइल जैसे कंट्री है जिनकी इतनी इंटेलिजेंस इतनी अव्वल दर्जे की है, उनके पास इसकी डिटेल जरूर होगी। तो ये तो कारण हुआ कि किम जोंग और ये सॉलिड प्रोपेलेंट और न्यू जो सुपर पावर हाउस वाला इंजन है, ये हमेशा से इसकी चलती रहेगी टेस्टिंग, और सभी कंट्रीज अपने जो पावर हाउस है उसके अंदर और ज्यादा पावर जोड़ने के लिए इसमें इंप्रूवमेंट चलते रहेंगे। एक और चीज होती है, इसके अंदर जो सॉलिड जो प्रोपेलेंट मिसाइल होती है, इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट जो है वो हाई क्वालिटी फाइबर्स कार्बन के होते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर जब अटेन करता है, एकदम से थ्रस्ट ज्यादा होता है, तो ये थ्रस्ट का जो क्वांटम होता है वो बेहद ज्यादा होता है, क्योंकि किसी भी ऑपरेशन या वार में टाइम यानी एक मिनट बहुत मायने रखता है। अगर आपको घंटों लग जाएंगे अपनी मिसाइल को तैयार करने के लिए, फायर करने के लिए, तो उसके अंदर यू लूज ए लॉट ऑफ टेक्टिकल थिंग्स, और जो टेक्टिकल लॉस होता है उसके अंदर जो अपोनेंट होता है वो आप पर हावी हो सकता है। यही इसका रिप्लाई इन्होंने दिया है कि जैसा कि MERV टेक्नोलॉजी भी इसके अंदर शामिल है। MERV के लिए भी 4-5 देश माने जाते हैं, चीन, अमेरिका, भारत, और इसके अलावा नॉर्थ कोरिया अब ट्राई कर रहा है। और जो हम देख रहे हैं अभी इजराइल के ऊपर जो मिसाइलें फट रही हैं, वो भी MERV की कुछ मिसाइलें नोटिस की गई है। MERV बेसिकली क्या है कि बिग मिसाइल्स gets broken into small missiles in the last phase of the entry of the atmosphere,
और वो उनके डिजाइन यानी गाइडेड टारगेट्स होते हैं, वो देन अपने गाइडेड टारगेट्स की तरफ वो बढ़ती हैं। तो कुल मिला के ये टेक्नोलॉजी का फायदा ये है, और इसीलिए अब ये सस्पेक्ट किया जा रहा है कि ईरान के पास जो MERV जो गाइडेड मिसाइल्स हैं, अब उन पर जोर आ रहा है, जिनको रोकने में इजराइल और कुछ हद तक अमेरिका भी शायद अपने आप को असमर्थ पाए। और ये मिसाइल्स कहां से आई, क्या ईरान के पास कैपेबिलिटी थी? ये माना जा रहा है कि नहीं, ईरान के पास एक तरह से लो क्वालिटी की कैपेबिलिटी थी, लेकिन ये भी आप समझिए कि जनवरी और फरवरी के पहले हफ्ते के अंदर तकरीबन 16 से 17 जो मालवाहक जहाज है चाइना से आए हैं, और ये माना जाता है कि चाइना ने बहुत सारे हार्डवेयर की, ऐसे क्रिटिकल हार्डवेयर जो कि ईरान के लास्ट फेज के लिए तैयार किए गए हैं, उनकी भी शायद डिलीवरी ईरान के अंदर हुई है, और जिनको कि ये माना जा रहा है कि उसमें MERV टेक्नोलॉजी की जो मिसाइल्स है, शायद इसका कंपोनेंट काफी अच्छा हो। जी सुरभि। ठीक है सर, मैं लौट रही हूँ आपके पास। जैद अनवर सर भी हमारे साथ क्योंकि जुड़े हुए हैं। अब सर, एक सिचुएशन हम और ईरान के भीतर भी देख रहे हैं और दूसरी तरफ हम अमेरिका के भीतर भी देख रहे हैं। एक वो ग्रुप है जो कि ईरान में इस बात का समर्थन कर रहा है कि ईरान की ओर से अब तक घुटने नहीं टेके गए, और दूसरे वो लोग हैं जो कि अमेरिका में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बैनर तख्तियां लेकर के सड़कों पर उतर आए हैं। नो किंग्स प्रोटेस्ट इसे नाम दिया गया, ये नारेबाजी की जा रही है और ये सीधा सीधा विरोध जताया जा रहा है ट्रंप के खिलाफ कि आखिर ट्रंप ने किस युद्ध की आग में हमें ढकेलने का काम किया है कि आज अमेरिका के लोग भी अपने आप को बहुत ज्यादा महफूज नहीं महसूस कर पा रहे हैं। इसके पीछे की क्या वजह माने कि ट्रंप वो अपनी सनक पर काम कर रहे हैं, या दूसरी तरफ वो ये तक नहीं देख रहे हैं कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का जो नारा उन्होंने दिया था, क्या वो इस तर्ज पर अमेरिका को ग्रेट बनाएंगे बाकी के तमाम देशों की रीढ़ की हड्डी तोड़ने के साथ में, इस तरीके के युद्ध के मोर्चे खोल करके? सर, आपका ऑडियो म्यूट है, उसे अनम्यूट कर लीजिएगा। आज क्या है कि आप समझने की कोशिश करिएगा। आपने तो काफी सवाल किया जी। सबसे पहले ईरान घुटने टेकने की बात, ईरान के पास चॉइस नहीं है। अब दुनिया के दो बेहतरीन मुल्क से लड़ रहे हैं जिनके पास तमाम टेक्नोलॉजी है। ईरान आज नहीं कल, हेलो आवाज, ईरान आज नहीं कल, कल नहीं आज, वो एक न एक दिन बात जरूर करेगा। हो सकता है उनके जो मैसेज दे रहे हैं दुनिया को, इसलिए कि ईरान के अंदर एक रेवोल्यूशन नहीं आ जाए कि वो तमाम लोग जो नेशनल हित पे रुके हुए थे वो तमाम हुकूमत के खिलाफ नहीं आ जाएं, इसलिए कि तमाम ने कहा कि मुल्क एक है। पहले जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उससे पहले, खामेनी के मरने से पहले। तो मामला क्या है कि आप इसको समझिए कि ईरान आज नहीं कल, कल नहीं परसों, ईरान के पास चॉइस नहीं। ईरान बात करेगा, बार्गेनिंग करेगा, प्री बार्गेनिंग एक वर्ड है, वो करेगा। एक पहलू ये हो गया। दूसरा एक पहलू है कि अमेरिका में आज ये जो डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है, इस पे बात क्या आता है कि आप समझ लीजिए कि मामला क्या हुआ है कि आपके सर पे एक ट्यूमर है, ठीक है जी, आप डॉक्टर के पास गए, आप ट्यूमर निकाल लीजिएगा, आराम से टेंशन खत्म हो जाएगा। मामला ये हुआ है कि जब आप ट्यूमर निकालने गए, वो ट्यूमर जाके आपके दिमाग के तमाम हिस्से में जाके चिपका हुआ है और डॉक्टर को सर्जरी करने में तकलीफ हो रही है। तो ये तमाम जो मामला फंसा, एकदम सिंपल लॉजिक में यही दिख रहा है कि ईरान को जिस अंदाज से आपने सोचा था और जिस तरह से आपने सोच के बनाया था अपने मिजाज को, जिस आसिफ मुनीर साहब जिस दिन व्हाइट हाउस पहुंचे थे, आप समझ लीजिए बात को, उसी दिन डिसाइड हो गया था कि ईरान पे हमला होगा, ठीक है जी। एक प्लान बन चुका था, इसलिए कि आसिफ मुनीर एक बहुत बड़ा सपोर्ट हो सकता है कि अगर मैं ये करूं तो आपको प्री बार्गेनिंग के लिए आपको रखूंगा, अगर ये रुकेगा तो आप इसके लिए रहिए। एक जहन है, इसलिए कि दुनिया में दो चार मुल्क ऐसे हैं कि स्कूल में जैसे एक बैड बॉयज होता है कि चल आज तू मेरे लिए लड़ना, मेरे लिए एक मिजाज है, मैं उनको सामने करके अपने आप को बचा लिया जाता है। मैं आप बहुत आसान भाषा में आपके व्यूअर को समझाना चाहता हूँ। तो मामला यही दिख रहा है कि एक दो चार मुल्क हैं जैसे कि रशिया, चाइना, इनके लिए नॉर्थ कोरिया है, वो तब बैठे बैठे बोलेगा आज तुम ये करो, इससे एक मिजाज बनेंगे पूरे दुनिया का। उसी तरह पाकिस्तान है, पाकिस्तान चाइना के भी काम करता है और अमेरिका के भी काम। दे डबल स्टैंडर्ड ऑलवेज प्ले, दे सेफ प्ले। तो एक मामला है, दुनिया में इस तरह का चेहरा ऑलरेडी इमेज बन चुका। मगर ये जो मामला पूरे दुनिया में दिख रहा है, जो अभी दुनिया जिस तरफ जा रही है, ईरान अगर डिनाई कर रहा है कि मेरे से बात नहीं हो रही है, ये सरासर झूठ हो सकती है। क्यों कि आप अगर अपने मुल्क में, अगर आप नेशनल टीवी पे आके कहेंगे हमसे बात हो रहा है, तो आवाम रास्ते पे आ जाएगी।
रास्ते पे आ जाएगी और इस रिजीम को चेंज करने की मांग करेगी, एक नए सरकार की बात करेगी, जो उनका इंटेंशन था अमेरिका का। मगर कहीं वो उसको हावी नहीं होने दे रहा है बातों के प्री बार्गेन में। तो आज पैरेलल एक लड़ाई चल रही है, पैरेलल इससे चल रही, बात भी हो रही पहले। अगर ग्राउंड ऑन द बूट होता है, जो ग्राउंड ऑन द बूट होता है, अगर आर्मी जमीन पे आती है, तो आज भी ईरान के पास ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट है। बात को समझिएगा, कुछ हिस्से में आप कब्जा कर लेंगे अमेरिकन, मगर पूरे मुल्क में कब्जा नहीं कर सकते, कुछ हिस्से में कब्जा कर सकते हैं। मैं इस बात से सहमत हो सकता हूं। इसलिए कि प्रीवियस एक्सपीरियंस अगर आप देखिएगा, वियतनाम का प्रीवियस एक्सपीरियंस देखिएगा, इराक का प्रीवियस एक्सपीरियंस देखिएगा, अफगानिस्तान का प्रीवियस एक्सपीरियंस देखिएगा, ये लड़ाई तो ये इससे ये दिखता है कि कुछ हिस्से में आप कब्जा कर सकते हैं। मगर अगर ये लड़ाई 10 दिन में बंद हो जाती है, बात इस पे भी गौर करिएगा, मगर ये परमानेंटली 10 दिन के लिए बंद नहीं हो पाएगी ये लड़ाई। ये आप एकदम क्लियर, ये फिर होगी लड़ाई। ये लड़ाई अगर 10 दिन के लिए रुकी, 3 महीने के लिए रुकी, फिर 3 महीने के बाद फिर होगी। नहीं तो ईरान तो ये कह रहा है ना सर, ईरान तो ये चाह रहा है कि परमानेंट इस पर विराम लगे, हम टेम्पररी नहीं चाहते। मैडम मैं अमेरिका हूँ जी, मुझसे बात कर रही है, आप पहले इस लाइन से बात करिएगा तो समझ पाइए। ईरान की कोई भी साथ नहीं है, हो सकता है अभी वो हार्मोन्स पे बैठा हुआ है, बात को समझिए, मगर हमारे पास चॉइस नहीं है। मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ, आप वो बात करिए जो प्रैक्टिकल जमीन पे दिखेगा। हो सकता है कि पूरी दुनिया सर्वाइव करे 3 महीने के लिए। अगर अमेरिकन ग्राउंड पे आ जाए तो हार्मोन्स को लेना कोई बड़ी बात है क्या? अब समझिए मामला क्या है कि आप जिस अंदाज से सोचे थे कि एक लेयर को मार दिया जाएगा, टॉप लीडरशिप को मार दिया जाएगा, मुल्क में रिजीम आज चेंज हो जाएगी, लोग रास्ते पे आ जाएंगे इसी से तो उनका लेयर बहुत स्ट्रॉन्ग लेयर था उनका, 10 से 12 लेयर रखा उन्होंने। तो मामला ये है कि वो अमेरिका है, वो आप सोचिए कि एक मुल्क के सुप्रीम को मार देता है, उसके बाद भी बात नहीं होती है। वो एक मुल्क के प्रेसिडेंट को ले आता है, तब भी बात नहीं होती है। वो यूएन बनाता है और यूएन में कुछ बात ही डिबेट नहीं होता, तब भी बात नहीं होती है। वो जिनीवा लॉ में बात ही नहीं होती, वहां पर वार क्राइम की बात ही नहीं होती। अगर वही मामला अगर अमेरिका के आप एक सिटीजन को मार देते तो आपके घर से निकाल के आपको मारा जाता है, मगर आप पूरे स्कूल को मार दे। पूरे स्कूल में 150 बच्चे थे, आप उसके लेके पूरी डिबेट हो गई, मगर किसी के काम करने जी नहीं रहा। ये अमेरिका है। मगर एक और खासियत उस अमेरिका का है कि वहां पर उस लैंड पे आज भी वो आजादी है, कॉन्स्टिट्यूशन उनका देता है कि लोग हुकूमत के खिलाफ बात करते हैं। ये भी एक खूबसूरती है उस मुल्क की। अब आते हैं ओवरऑल इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में। अभी कहीं ना कहीं एक 3 ब्रदरहुड मुस्लिम कंट्री जो है, जिसमें पाकिस्तान हो गया, मिस्र, इजिप्ट बोलते हैं, मिस्र हो गया, और ये 3 मुल्क, टर्की हो गया, ये 3 मुल्क एक बार्गेनिंग बना के अगर बात होगी तो मुआहदे पे इन 3 का, मगर ये मुआहदा कितने दिन तक चलेगा ये कंफर्मेशन नहीं है, बिकॉज वो अमेरिका है। बात समझिए, वो लॉ एंड ऑर्डर को क्या समझता है, उसके पास बहुत एक्सक्यूजेस हैं। वो एक बात उठाएगा कि ये गलत है और ये सही है। वो तमाम चीज आपने देखा है गुज़िश्ता जब से जनाब आए हैं डोनाल्ड ट्रम्प साहब, उनका पहले वेपन क्या था? उनके पास एक वेपन था, टैरिफ था। टैरिफ से आपने पूरे दुनिया को परेशान किया। सुप्रीम कोर्ट ने वहां का जब डिसीजन दिया तो आप उस पर आमादा, मतलब फिजिकली आ गए, जमीनी तौर पे आप लड़ाई करने चले हैं। और पूरे दुनिया का आज आपके प्लेट का मामला हो गया, मेरे प्लेट का मामला हो गया, मेरे नौकर के प्लेट का मामला हो गया। आज खाने का चम्मच उठाते थे, कल तक 1 रुपया था, अभी 1.5 रुपए में खाया जाएगा वो चम्मच को। तो ये जहन हर घर में चला गया ना। तो ये तमाम चीज दुनिया जानती थी, इसीलिए उसमें हाथ नहीं दे रही थी। मगर वो अमेरिका है, क्यों? वो इजराइल है, उनके यहाँ जीडीपी दूसरा है, उनका इकोनॉमिक सिस्टम दूसरा है, बिकॉज हम डेंसिटी मुल्क में रहते हैं, हम ओवर पॉपुलेटेड मुल्क में रहते हैं। कुछ देखिए, एक शेर है ना, लगेगी आग आएंगे सभी के घर जद में, यहाँ सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है। मामला जितना इफेक्टेड हम हिंदुस्तानी या सब कॉन्टिनेंट के लोग होंगे रेदर देन यूरोपियन को, तो वो मामला फिर फेस हो, मगर उस मिजाज से तो नहीं होगा। क्यों? वहां का सर्कल सिस्टम दूसरा है, इकोनॉमिक सिस्टम दूसरा है। अब बात को समझिए। तो आज सबसे ज्यादा अगर सर्वाइव को कर रहा है, वो सर्वाइव हम सब कॉन्टिनेंट के लोग कर रहे हैं। सब कॉन्टिनेंट से मुराद तमाम जितने भी इर्द गिर्द के जितने मुल्क है। वेस्ट एशिया का मामला क्या है? वेस्ट एशिया खाड़ी का मामला क्या है? खाड़ी का दूसरा मामला है। तो ये तमाम चीज आज जो हमारे प्लेट तक की बात आ गई, ये कहां से शुरू हुई? क्या हम अमेरिका उसको मार के हमसे क्या फायदा था, या हमको कोई टैरिफ में कमी कर रहा था? ये तमाम बातें दिख रही है, बात समझ रहे हैं? तो ओवरऑल आज अगर नॉर्थ कोरिया एक ऐसा बैड बॉय है, ये ऐसा वेपन है चीन के लिए और रशिया के लिए, कि वो कभी भी उसको एक पिन अप करके चलो आज तुम ये करो और इस माहौल बना। अभी पूरे दुनिया में एक बहुत बड़ा मसला आने वाले कल में आप देखिएगा, वियतनाम का लेके आएगा। ठीक है जी।
अभी अगर चीन वियतनाम पे वियतनाम के इर्द गिर्द वो हमेशा इर्द गिर्द तमाम जितने भी अपने अपने जहाज है, जितने भी अपनी मिलिट्री है, तमाम को उसके करीब ले गया। अरे पैनिक वहां तैयार कर रहा है, तो उसको वो तो कह हांगकांग में उसने एक लॉ पास कर दिया, हांगकांग में उसने एक लॉ पास कर दिया ड्यूरिंग द पैंडेमिक, पूरे दुनिया ने खामोशी इख्तियार की। उसने वहां पर सिक्योरिटी लॉ के पास कर दिया, जबकि उसने वादा किया था 50 साल तक वहां कुछ नहीं करेगा। ठीक है जैद साहब, ब्रिटिश अब मैं एक बार फिर से कर्नल साहब आपका रुख कर रही हूँ। संजीव सर, एक स्टेटमेंट जो कि ईरान के सेना की ओर से जारी किया गया था और सेना के प्रवक्ता ने एक बयान देते हुए कहा है कि हम सुप्रीम लीडर की ओर से चलाया गया ऑपरेशन जारी रखेंगे, यह हमला खत्म नहीं होगा, और जिसे नाम दिया गया था ऑपरेशन टू प्रॉमिस फॉर। और आयतुल्लाह अली खामेनी ने इस तरीके से ईरान के तमाम सेना की टुकड़ियों को तैनात करते हुए ये ट्रेन किया था कि चाहे मैं रहूं या ना रहूं, चाहे ईरान का कोई नया मालिक तय हो, सुप्रीम लीडर तय हो ना हो, लेकिन अगर किसी प्रकार की कोई जंग छिड़ती है, हमारे अस्तित्व को लेकर के कोई ऐसी बाधा दिखाई देती है, तो फिर जंग मरते दम तक, आखिरी सांस तक जारी रहेगी, जब तक कि हम सामने वाले यानी कि दुश्मन देश को पूरी तरह खत्म ना कर दे, उखाड़ ना फेंके। दूसरा एक और एंगल जो कि इस वक्त सामने आ रहा है नॉर्थ कोरिया को लेकर के, किम जोंग उन परीक्षण कर रहे हैं कई मिसाइलों का, और ये सीधे सीधे अभी 4 से 5 दिन पहले का एक स्टेटमेंट भी था किम जोंग उन की ओर से अमेरिका की। उन्होंने ये कह दिया था कि आतंकवादी सोच अगर कोई रख रहा है तो वह अमेरिका और ट्रंप है, क्योंकि वो जिस तरीके के युद्ध वो कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में जो तस्वीर दिखाई दे रही है ये आतंकवाद को ही कहीं ना कहीं डिपिक्ट करती है। तो ये 2 चीजें हैं। मैं अब इस पर आपसे आपका स्टैंड जानना चाहूंगी सर कि फिलहाल जो नॉर्थ कोरिया की किम जोंग उनकी ओर से कहा गया और जो ईरान का एक स्टैंड रहा है हमेशा से कि हम ऑपरेशन को आगे बढ़ाएंगे, इन दोनों चीजों को लेकर। सुरभि जी, मैं पॉइंट बाय पॉइंट आपसे ये डायलॉग करने की कोशिश करता हूं। चलो नॉर्थ कोरिया से शुरू करता हूं। देखिए, जैसे अनवर साहब बता रहे थे ना, ये बिल्कुल बात सही है, एग्जैक्ट, इसलिए इसका वर्ड मैं चेंज कर देता हूं कि वर्ल्ड में जब डर्टी जॉब्स कराए जाते थे वो प्रॉक्सीज के थ्रू कराए जाते हैं। जैसे पाकिस्तान ने प्रॉक्सी के खेल 40 साल से खेल रहा है। पाकिस्तान अपने एक्चुअली जो अपने रिसोर्सेज है, अपनी सेना है, जो रिजर्व है, रेगुलर रिसोर्सेज हैं, उनको बचा के रखो और जितने डर्टी जॉब्स हैं उनको पैसा फेंको और उनसे कराइए। यही बात मैं अगर आता हूं तो यही बात आपका ये पूरा ब्लॉक जो है ना, रशिया, चाइना, साउथ कोरिया, जापान, ये क्या हो के ये सब अपने आप को ये इनके लिए जो नॉर्थ कोरिया है वो भी उनके लिए वही काम करने वाला है जो कि एक तरह से छोटे लेवल पे हिजबुल्लाह, हूती वगैरह कर रहे हैं। वो उसके लिए ये देखते हैं कि हम डायरेक्ट इन्वॉल्व ना होके, हालांकि रशिया डायरेक्टली इन्वॉल्व है 4 साल से, पर वो भी उसको देखते हैं कि उनको आगे किया जाए। और चूंकि नॉर्थ कोरिया की देखिए अंदर की कोई खबर आप नहीं सुनोगे बाहर, जो गवर्नमेंट लीक करती है वो आप सुन सकते हैं और वही आप उसी पे हम डिबेट कर सकते हैं। उनके यहाँ पे छोटा सा कंट्री है, 2 करोड़ की उनकी जनसंख्या है, मार्केट इतना बड़ा नहीं है। तो ये जो पूरा खेल चल रहा है पूरे दुनिया के अंदर, सुरभि, ये गेम किसी प्रभुत्व का नहीं है, ये इकोनॉमिक्स का गेम है। ये सारी लड़ाई जो है ना, ये व्यापार इकोनॉमिक्स की लड़ाई है। मैं 1 मिनट के लिए थोड़ा सा डेविएट करूं आपकी परमिशन से। जो रशिया और जो चल रहा है अपना, जो जेलेंस्की साहब लड़ रहे हैं, ये भी तो पूरा झगड़ा उसी चीज का है कि वहां के जेलेंस्की साहब के यूक्रेन के पूरे एनर्जी रिसोर्सेज पे पूरा यूरोप यानी नेटो और अमेरिका अपने हिसाब से अपना डोमिनेंस चाहता था और चाहता था कि रशिया को कमजोर किया जाए। और इस खेल के अंदर वो चाहता कि उसके एनर्जी रिसोर्सेज उसको नेटो के अंदर लेके या उसको लॉलीपॉप दिखा के और वो सारे रिसोर्सेज पे अपनी उनकी एक तरह से डोमिनेंस ले लिया जाए। अब रशिया इस बात को माना नहीं तो झगड़ा चल रहा है, अभी भी चलेगा और जब तक चलेगा जब तक कि जेलेंस्की को पूरा नेटो का सपोर्ट पूरी तरह से प्लग नहीं हो जाता। अभी इसी चीज को मैं लेके आता हूं ईरान, इजराइल, यूएस वाले कॉन्फ्लिक्ट पे। ये तब तक चलेगा, अनवर साहब का बिल्कुल जो आप कह रहे थे मैं उससे पूरी तरह से सहमत हूं, क्योंकि मेरा भी एनालिसिस ये कहता है। देखिए, जब खमेनी साहब थे तो ये 79 के बाद जब वहां पे क्रांति आई और रिजीम चेंज हुआ, उन्होंने पोस्चर चेंज किया और पोस्चर चेंज करने के 9 साल तक वो इराक से लड़ते रहे। और इराक में देखिए, मैं मोटा बता दूं, यूं तो नुआंसेस बहुत ज्यादा हैं, सब फैक्टर्स बहुत ज्यादा हैं। अमेरिका की खूबसूरती देखिए, अमेरिका इराक को डायरेक्ट हथियार देता था और ईरान को इनडायरेक्टली
हथियार देता था, तो उसका तो बिजनेस चल रहा था। अमेरिका एक बिजनेसमैन है जिसकी इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा डिफेंस प्रोडक्शन से आता है, डिफेंस के फाइटर से आता है, उसके नेवल शिप से, वेसल से आता है। तो अमेरिका तो देखा जाए चाहता है कि कहीं ना कहीं लड़ाई चलती रहे और उसकी इकोनॉमी आगे अप रहे। इजराइल की कहानी दूसरी है। इजराइल और ईरान का एक दूसरे के साथ संबंध दूसरा है। 79 तक इतने अच्छे संबंध थे, ये एक ट्रायंगल हुआ करता था, अमेरिका, इजराइल, ईरान। और ईरान के अंदर इजराइल ने बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट किया टेक्नोलॉजी के अंदर। अब ये टेक्नोलॉजी की माना जाता है कि जो आज मिसाइल जो प्रोग्राम है, एक्चुअली इसके पीछे इसकी देर इजराइल का भी बहुत बड़ा हाथ है 79 से पहले का। अब जब आप टेक्नोलॉजी देते हो वो ओवरनाइट डिस्ट्रॉय नहीं हो जाती है, उस देश में रहती हैं, लैब्स रहती हैं, कारखाने रहते हैं, प्रोडक्शन फैसिलिटी जो आ जाती है उनको बिल्डअप किया जाता है। तो एक्चुअली इजराइल ने जो उनको उस टाइम जो कॉपरेशन दिया उसके साथ साथ इन्होंने बिल्डअप किया, और साथ साथ इन्होंने ये रियलाइज भी किया कि जब इराक वार खत्म हुआ कि हमको आगे आगे जी, मैं थोड़ा 2 मिनट दीजिए, मैं इसको सम अप करता हूं सर, समय कम है सर, थोड़ा शॉर्ट में। जी, अच्छा शॉर्ट करता हूं जी। तो ईरान ने पूरे जो जीसीसी कंट्रीज है इनको देखा जाए अपना दुश्मन माना, और इनके खिलाफ वो सारे मिसाइल और हथियार सिस्टम, सब सिस्टम तैयार किए ताकि जीसीसी कंट्रीज कल तुम्हें प्रॉब्लम करेंगे तो मैं आगे आके इनके खिलाफ एक्शन ले सकूं। अब कहानी है कि जीसीसी कंट्रीज के अंदर अमेरिका के सारे अड्डे हैं, उसका बहुत बड़ा हित है, उसके प्रोडक्शन है, और ये सारे कंट्रीज उनसे डिफेंस का पूरा एक तरह से बाइंग परचेज करते हैं। तो सवाल ये हो रहा है कि दोनों के हित एक तरह से हिट हो रहे हैं, कंट्राडिक्ट हो रहे हैं, और ये तब तक चलेगा जब तक कि ईरान का बहुत बड़ा नुकसान नहीं हो जाएगा, क्योंकि उसकी फोर्सेस इस टाइम डिसेंट्रलाइज्ड है और जिसको कहते हैं ना मौजिक पॉलिसी के तहत वो खेलती है। ठीक है सर, कोई भी कंट्री होगा माफी के साथ मुझे यहाँ आपको रोकना पड़ रहा है क्योंकि सर समय का अभाव है, और हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बने रिटायर्ड कर्नल संजीव मलिक जी, डिफेंस एक्सपर्ट, और जायद अनवर जी, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए और तमाम सवालों को जवाब देने के लिए। इसी के साथ फिलहाल यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।